हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री क्लासेस। हम साइंस क्लास 10th में चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर यानी लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जो हमारा है उसके अंदर हमने पोषण की बात करी कि पोषण क्या होता है और किस तरीके से विभिन्न प्रकार के जीवों में पोषण होता है। आज से हम बात करने वाले हैं रेस्पायरेशन यानी श्वसन की बात करने वाले हैं कि श्वसन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके अंदर कितनी स्टेप्स होती हैं और मानव में किस तरीके के रेस्पायरेशन या जंतु में किस प्रकार के रेस्पायरेशन यानी श्वसन देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ में यदि आप इस की पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं, इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो आप साथ वीडियो को लेक्चर्स को शेयर करें, लाइक करें और साथ में मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं श्वसन। तो श्वसन की यदि हम बात करते हैं तो श्वसन क्या होता है। श्वसन एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि श्वसन क्या है। तो श्वसन एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है और ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये दिखा है ऑक्सीजन आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में आप क्या कर रहे हो, ये जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ जो होते हैं उनको आप तोड़ते हैं। तो जब ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा आप जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, तोड़ते हैं, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ, यहाँ पर जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ का मतलब है कि बड़े बड़े भोज्य पदार्थ लाइक जैसे ग्लूकोज हो गया, ठीक है, ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज को क्या करें हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये हो गया, देखो आप यहाँ देखो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब आप क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं यानी इनको तोड़ रहे हो ग्लूकोज को, तो क्या बन रहा है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड व जल। तो ये देखिए आप कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और वाटर बन रहा है, ठीक है, ये उसके फॉर्मूलेस नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है, ये फॉर्मूलेस लिखे हुए हैं। साथ में क्या होता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि कुछ मात्रा में जैविक क्रिया को करने के लिए, ये यहाँ पर थोड़ा सा आप देख लेंगे, करने के लिए है वहाँ पे, तो करने हेतु या करने के लिए क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेस्पायरेशन यानी श्वसन कहते हैं। तो सामान्य भाषा में समझें कि आपने देखा था पिछले लेक्चर्स के अंदर कि जो न्यूट्रिशन है, पोषण है, वो हम क्या करते हैं कि भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं और उससे क्या करते हैं, शरीर के लिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ठीक है, न्यूट्रिशन लेते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पोषण आपने क्यों किया था, ताकि आपको ऊर्जा मिले और आप शरीर के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं या डेली लाइफ में आप जो भी काम करते हो उसे आप कर पाओ। बट याद रखना, आपके न्यूट्रिशन पोषण लेने का कोई महत्व नहीं यदि आप रेस्पायरेशन नहीं कर पा रहे, यानी यदि ऑक्सीजन के साथ आपका जो न्यूट्रिशन है, जैसे कि ग्लूकोज, आपने न्यूट्रिशन में जैसे ग्लूकोज था, तो यदि ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा नहीं तो आपको ध्यान रखना है कि एनर्जी फॉर्म नहीं हो सकती। यानी न्यूट्रिशन आपने क्यों लिया, एनर्जी के लिए। एनर्जी तब तक नहीं बन सकती जब तक कि रेस्पायरेशन की यानी श्वसन की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में आप उस ग्लूकोज को तोड़ ना लें। तो ये इसलिए श्वसन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं कि जो आपका न्यूट्रिशन आपने लिया था लाइक ग्लूकोज, जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ, उनको क्या कर रहे हैं आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ दे रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि आपको एनर्जी मिल रही है और साथ में क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट के फॉर्म में निकल जाएगा और वाटर को हम क्या करेंगे, रिटेन कर लेंगे बॉडी में, क्योंकि वाटर की आवश्यकता हमारी बॉडी को पड़ती रहती है। और साथ में हम क्या करेंगे, एनर्जी बनाएंगे। साथ में क्या करेंगे, हम एनर्जी बनाएंगे। देखिए एनर्जी, तो एनर्जी कितनी बनती है, तो जनरली क्या होता है कि यदि रेस्पायरेशन की क्रिया हो रही है तो जनरली 38 एटीपी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बनती है। यानी यहाँ पे जो एनर्जी बनती है वो एटीपी मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी एटीपी क्या है, एक यूनिट है जिससे आप क्या करते हैं, एनर्जी को मेज़र करते हैं। तो जनरली क्या होता है कि ग्लूकोज का जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है तो 38 एटीपी का लाभ होता है, यानी 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। यदि इसको ध्यान रखना, कल यदि कोई ऐसा बोलता है कि 673 किलो कैलोरी, तो बेशक से ये बेटा यूनिट चेंज हो गई है, हमने किस बार किस में मेजर करा है, कैलोरी के अंदर। तो ध्यान रखना 38 एटीपी भी हो सकता है एनर्जी और 673 किलो कैलोरी भी ऊर्जा या एनर्जी हो सकती है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इससे। तो इसके बाद आता है कि श्वसन की क्रिया के विभिन्न चरण यानी स्टेप्स ऑफ रेस्पायरेशन। जनरली यहाँ पे क्या होता है बच्चों की, कभी कभी क्या होता है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं
कि श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या फ़र्क होता है। लोगों को लगता है कि जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं, बट ऐसा नहीं है। श्वसन के अंदर काफ़ी स्टेप्स होती हैं, जैसे कि पहली स्टेप है श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीदिंग, ठीक है, श्वासोच्छ्वास, ठीक है, ब्रीदिंग होती है जो पहली स्टेप है। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीदिंग को ही श्वसन कहने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। श्वसन के अंदर काफ़ी स्टेप्स हैं, आप अपन देखने वाले हैं आज। तो श्वसन की क्रिया जनरली 3 स्टेप्स के अंदर होती है। तो पहली स्टेप आप देख पा रहे हैं श्वासोच्छ्वास है। तो श्वासोच्छ्वास क्या होता है बेटा, बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ कि जनरली क्या करते हो कि आप ऑक्सीजन को आप फेफड़े की मदद से क्या करते हो, वायुमंडल में उपस्थित जो गैसेस होती है उसको क्या करते हो, खींचते हो। यदि हम जनरल भाषा में कहें तो ऑक्सीजन को लेने की क्षमता और उसके बाद ऑक्सीजन यूज़ करने के बाद क्या होता है, हमारी बॉडी में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, इन दोनों प्रोसेस को मैं मिला दूं, यानी ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग यानी श्वासोच्छ्वास कहते हैं। आइए देखते हैं कि वह क्रिया जिसके द्वारा वातावरण में, ठीक है, एटमॉस्फेयर में उपस्थित वायु, यानी सिंपल वायु इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जब आप सांस लेते हैं या वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन को खींचते बेटा, तो ऑक्सीजन आपको थोड़ी पता है कि ऑक्सीजन कहाँ है, अकेले ऑक्सीजन नहीं आती। तो वातावरण में जितनी वायु के अंदर जो जो गैसें होंगी वो सारी आएंगी, इसलिए उसने क्या बोला है कि वातावरण में उपस्थित वायु को फेफड़े में लेना है। यानी आपने क्या किया, वातावरण से और वायु को कहाँ ले गए, फेफड़े में ले गए। इसको हम आसान भाषा में एक वर्ड में लिखते हैं अंतः श्वसन। अंतः मतलब अंदर, श्वसन यानी सांस लेना, ठीक है, श्वसन यानी रेस्पिरेशन। तो अंतः श्वसन यानी अंत मतलब अंदर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इंस्पायरेशन भी कहते हैं। तो इंस्पायरेशन तथा फेफड़े में उपस्थित वायु को वातावरण से निकालना, निकालना, उसको क्या कहते हैं, निःश्वसन यानी एक्सपायरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में, एक्सपायरेशन। कहने का मतलब हुआ, मैंने अभी आपको समझाया था कि श्वासोच्छ्वास की क्रिया में हम क्या करते हैं, बाहर में उपस्थित जो वायु है उसको हम अंतर फेफड़े में लेते हैं, तो इसको कहते हैं अंतर श्वसन। और फिर फेफड़े के अंदर जो अपशिष्ट वायु है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, सामान्य भाषा में समझे तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में वापस आप निकाल दे रहे हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, निःश्वसन यानी एक्सपायरेशन। एक्स मतलब बाहर कर दिया, एक्सपायरेशन, ठीक है। तो जनरली हम उसे क्या बोलेंगे हिंदी में, निःश्वसन। तो इन दोनों प्रोसेस को यदि मिला देते हैं तब जाके हमारा बनता है क्या, श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीदिंग, ठीक है। तो ब्रीदिंग क्या होती है, सिंपल भाषा में समझें तो वायु को अंदर लेना और शरीर के अंदर लेना, कहाँ, फेफड़े में, और वो वापस से जो अपशिष्ट गैसें हैं जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है उनको शरीर से निकालना, यानी फेफड़े से वापस निकाल देना, क्या कहलाता है, श्वासोच्छ्वास कहलाता है। तो अपन ने देखा कि श्वासोच्छ्वास में कितनी प्रक्रिया हो सकती है, दो, एक अंतः श्वसन हो सकता है यानी जब आप सांस लेते हैं, और एक होता है सांस जब छोड़ते हैं। तो श्वासोच्छ्वास मतलब समझ लो सिंपल भाषा में सांस लेना और सांस छोड़ना, ठीक है। तो अंतः श्वसन मतलब सांस ले रहे हो और निःश्वसन मतलब सांस छोड़ रहे हो, इन दोनों को मिला के क्या बनता है, श्वासोच्छ्वास। अब इसके अंदर एक एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अंतः श्वसन और निःश्वसन में क्या अंतर है, यानी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो आइए देखते हैं, बहुत ही आसान है, याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप प्रैक्टिकली अपने अंदर अनुभव कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो पहला पॉइंट आप देखेंगे कि इस प्रक्रिया में वायु फेफड़े में प्रवेश करती है, ठीक है। अभी मैं समझा के आया हूँ कि अंतः श्वसन मतलब क्या होता है कि वातावरण में जो वायु है वो कहाँ जाती है, फेफड़े के अंदर जाती है। और निःश्वसन की बात करते हैं तो इस प्रक्रिया में वायु फेफड़े से वातावरण में, यानी उल्टा, मैंने बोला था ना, अपशिष्ट जो गैस बचती हैं वो क्या होती हैं, फेफड़े से कहाँ जाती हैं, वायुमंडल में बाहर चले जाती हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निःश्वसन। तो आई होप आपको पहला पॉइंट बहुत ही ईजी है, ठीक है, आपको समझ में आया होगा और याद भी हो गया होगा। सेकेंड पॉइंट है कि इस क्रिया में वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। अब मैं इसको समझाता हूँ। सबसे पहले आयतन बढ़ जाता है, उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वक्ष गुहा क्या होता है। तो ध्यान रखो बेटा, जहाँ पर लंग्स हमारे उपस्थित होते हैं, जहाँ पर हमारे फेफड़े उपस्थित होते हैं, ठीक है, वो वाला रीजन यानी वो वाला भाग, पूरा भाग क्या कहलाता है, वक्ष गुहा कहलाता है। और जहाँ पर अमाशय, लिवर, इंटेस्टाइन ये वाला भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, उदर गुहा यानी एब्डोमिनल केविटी। और जबकि वक्ष गुहा को क्या कहते हैं, थोरेसिक केविटी। तो वक्ष गुहा मतलब वो केविटी है जहाँ पर आपके लंग्स होते हैं। तो बेटा आप देखोगे कि जब आप सांस लेते हो यानी अंतः श्वसन करते हो तो आपको समझ में आएगा कि जैसे आप सांस लेके देखो, आप वातावरण की वायु को जब
अंतःश्वसन की क्रिया के द्वारा फेफड़े में लेते हैं तो आप देखोगे कि आपका जो फेफड़े वाला एरिया है वो क्या होता है, फूल जाता है। फूल जाता है मतलब उसका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अंतःश्वसन की क्रिया में क्या होता है, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि आपने बाहर से गैस को अंदर किया है। अब वो अंदर गैस गई तो आपका जो थोरेसिक कैविटी है यानी वक्ष गुहा है वो क्या होता है, लंग्स के साथ फैल जाता है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि उसका आयतन बढ़ जाता है। इसी क्रिया में उल्टा आप देखो, निःश्वसन में क्या हो रहा है कि आप फेफड़े से अपशिष्ट गैसों को क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। तो जब चीज़ें बाहर निकाल दोगे तो क्या होगा, वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ अच्छे से आप ध्यान रखेंगे। तो आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए अपने अंदर, आप खुद अनुभव करेंगे। फिर थर्ड पॉइंट आप देखें कि इसमें डायफ्राम संकुचित हो जाता है। अभी डायफ्राम क्या होता है, तो ध्यान रखना, जो लंग्स होता है, लंग्स का जो सबसे नीचे रीजन है, जहाँ पर आप नीचे जाओगे तो आप देखोगे लिवर है, स्टमक है, तो लिवर स्टमक के ऊपर, अमाशय और यकृत के ऊपर और लंग्स के बीच में, यानी इनके बीच में क्या होता है कि एक मसल होती है, बड़ी मसल होती है, उसको हम क्या कहते हैं, डायफ्राम। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब आप सांस लेते हो तो डायफ्राम क्या होती हैं, लंग्स, जैसे कि अपन ने देखा ना कि वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, यानी लंग्स कैसे होते हैं, फूल जाते हैं, फेफड़े फूल जाते हैं। तो इसी कंडीशन में जो डायफ्राम है वो कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं संकुचित हो जाता है। और इस जब निःश्वसन में क्या होता है, वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है, यानी क्या होता है कि लंग्स का आयतन कम हो जाता है, लंग्स वापस अपनी अवस्था में आ जाते हैं, तो डायफ्राम भी अपनी अवस्था में वापस आ जाता है। तो देखो लिखा, पुनः शिथिल अवस्था में आ जाते हैं, यानी जो संकुचित हो गया था डायफ्राम वापस से क्या होता है, अपनी अवस्था में वापस आ जाता है। फिर जो हमारा नेक्स्ट अंतर है तो क्या है कि इस प्रक्रिया में फेफड़े का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है। कहने का मतलब ये है कि अंतःश्वसन की जो प्रक्रिया है उसमें हम वायु को क्या करें, वातावरण से फेफड़े में ले जा पा रहे हैं। तो इसका रीज़न तभी हो सकता है, ये तभी कर सकते हैं आप, जब बाहर का वातावरण का वायुमंडलीय दाब हमारे फेफड़े के दाब से ज़्यादा हो। क्योंकि जब चीज़ें क्या होती हैं, प्रेशर ज़्यादा होगा और जहाँ प्रेशर कम होगा तो ज़्यादा से कम की ओर गैसें जाती हैं। तो यदि वातावरण का दाब क्या होगा, ठीक है, वातावरण का दाब क्या होगा, ज़्यादा होगा, और फेफड़े का दाब क्या होगा, कम होगा, तो हम क्या कर पाएंगे, गैस को ले पाएंगे। तो क्या लिखा है, इस प्रक्रिया में फेफड़े का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है, यानी वायुमंडलीय दाब ज़्यादा होता है और फेफड़े का दाब कम होता है। तो कम कहाँ है, फेफड़े में, ज़्यादा कहाँ है, वायुमंडल में। तो इसलिए गैस क्या होगी, ज़्यादा से कम की ओर आएगी, यानी वायुमंडल से कहाँ आएगी, हमारे फेफड़े में आएगी, यानी कि एटमॉस्फेयर से लंग्स में आएगी। इसी प्रकार से जब निःश्वसन की बात करोगे तो फेफड़े का दाब ज़्यादा होगा वायुमंडल से, तभी तो आप क्या कर पाओगे, गैस को बाहर निकाल पाओगे। तो फेफड़े का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो फेफड़े में अंदर दाब ज़्यादा है तो आसानी से जो अपशिष्ट गैसेस हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसको आप क्या करोगे, फेफड़े से बाहर निकाल पाओगे। तो क्या कहलाएगा, निःश्वसन। ठीक है, तो निःश्वसन के अंदर क्या होगा कि फेफड़े का दाब वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा होता है। तो आपके 4 पॉइंट्स हो गए हैं जो आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए आते हैं। ठीक है, तो जल्दी से एक बार रिव्यू करते हैं कि ब्रीदिंग क्या होती है। तो हम देखते हैं सिंपल भाषा में, सांस लेना और सांस छोड़ना। सांस लेते हैं तो क्या होता है, वातावरण में उपस्थित वायु को हम अंदर लेते हैं फेफड़े में, और सांस छोड़ते हैं तो जो हमारे फेफड़े में वायु है, अपशिष्ट वायु है, उसे हम क्या करते हैं, वातावरण में छोड़ देते हैं। इस क्रिया को हम कहते हैं श्वासोच्छ्वास। सांस लेना क्या कहलाता है, अंतःश्वसन, और सांस छोड़ना क्या कहलाता है, निःश्वसन। और इनके बीच में कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, अंतर के, तो आप इनको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जो नेक्स्ट स्टेप है इसके अंदर। तो नेक्स्ट स्टेप है गैसों का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ पे पॉइंट आप सही कर लेंगे, पहला नहीं सेकंड पॉइंट है। ठीक है, गैसों का विनिमय क्या है, सेकंड पॉइंट है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि हमने क्या किया कि वायु, जो हमारे वातावरण में वायु है, उसको हमने अंदर किया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, गैसों का विनिमय। अब गैसों का विनिमय आपको पता है कि आपने सांस ले लिया, या सांस छोड़ने के बाद, यानी जो ब्रीदिंग करने के बाद उसके जो मेन प्रोसेस है कि भैया आपने कैसे ऑक्सीजन अलग करी, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड अलग करी, या फिर अंतःश्वसन में जो आपने ऑक्सीजन ली उस शरीर के अंदर कैसे जाएगी, कैसे काम होगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जो शरीर में बन रही है वो किस तरीके से बाहर निकलेगी। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है गैसों का विनिमय, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे कि इस प्रक्रिया में गैस का विनिमय 2 स्तर पर देखने को, मतलब 2 जगह देखने को मिलता है। पहला क्या होता है, प्रथम स्तर पर जो विनिमय देखने को मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा, फेफड़े और वातावरण में। सिंपल सी बात है कि यदि आपको
आपने क्या किया है कि वातावरण में उपस्थित वायु को कहाँ लिया, फेफड़े में। तो फेफड़े से जो वायु है और जो वातावरण मतलब वातावरण में जो वायु फेफड़े में आई है और जो फेफड़े के अंदर वायु कहाँ गई है, वातावरण में गई है। तो यहाँ पर पहला एक्सचेंज देखने को मिला कि ऑक्सीजन आपने लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, यदि हम समान भाषा में बात करें। उसी तरीके से जो नेक्स्ट एक्सचेंज होता है, मतलब पहले एक्सचेंज में दूसरी चीज़ क्या होती है कि फेफड़े और रक्त के बीच में। अब आपने क्या किया, ऑक्सीजन को फेफड़े में तो ले लिया, बट फेफड़े से कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, गैस का विनिमय होगा, कहाँ से, फेफड़े से रक्त में होगा। और इसी के द्वारा आप जब दूसरे स्टेप में जाओगे, दूसरे स्तर पर, तो गैस का विनिमय कहाँ पर मिलेगा, रक्त और ऊतकों के बीच में मिलेगा। क्योंकि आपने क्या किया है, पहले आपने क्या किया कि आपने वातावरण से वायु लिया, किसको दिया, फेफड़े को दिया। फेफड़े से कहाँ गई हो, रक्त में गई, और रक्त से कहाँ चली जाएगी, ठीक है, तो कहाँ चली जाएगी, ऊतकों में, यानी टिश्यू में चली जाएगी, ऊतकों में जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो ऊतक या कोशिकाएं हैं वही क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे, और जो भोज्य पदार्थ है लाइक ग्लूकोज, उनको क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तो हमें क्या कराना पड़ेगा, गैसों को वहाँ तक पहुँचाने के लिए गैसों का आपस में क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट लेवल पे, यानी अलग अलग स्तर पर क्या करना पड़ेगा, उनका विनिमय यानी एक्सचेंज कराना पड़ेगा। उसी तरीके से क्या होगा कि जब गैस वापस होगी तो क्या होगी, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, टिश्यू से ब्लड में वापस आएगा, ठीक है। टिश्यू से कहाँ जाएगा, ब्लड में, और ब्लड से वापस कहाँ जाएगा, लंग्स में यानी फेफड़े में, और लंग्स से कहाँ चला जाएगा, वापस एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो जिस तरीके से गया था उसी तरीके से क्या होगा, वापस आ जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, एक पॉइंट यहाँ पर मिस है, ठीक है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर मतलब आने वाली गैस का सीक्वेंस नहीं बताया है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, आप अपनी नोट कॉपी में ऐड करेंगे, ठीक है। अब गैसों का विनिमय हो कैसे पाता है, तो गैसों का विनिमय होता है विसरण की क्रिया के द्वारा। विसरण का मतलब होता है डिफ्यूजन। विसरण का मतलब होता है कि मान लो आपके पास दो गैसेस हैं, एक गैस मतलब सिंपल, या तो उसको हटाओ, आप इधर देखो कि जो गैसें होती हैं वो क्या करती हैं, ज़्यादा से कम की ओर जाती हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं विसरण, कि आपके पास कोई चीज़ ज़्यादा है वो कहाँ जा रही है, जिधर कम है, ठीक है। तो खासकर गैसों में ऐसा देखने को मिलता है। आपने देखा होगा जब आप कहीं परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो जहाँ पर आपने स्प्रे किया होता है वहाँ से वो फैल के दूसरी जगहों पर उसकी महक जाती है। उसका रीज़न क्या होता है कि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल थे वो क्या हो गए, विसरित हो गए, डिफ्यूज़ हो गए एक जगह से दूसरी जगह में। तो इसी तरीके से गैस का भी डिफ्यूज़न होता है कि जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है वो कम की ओर जाएगी, और जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है वो ऑक्सीजन ज़्यादा से कम की ओर जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं विनिमय, विसरण। तो विसरण की क्रिया के द्वारा ही जो ये चेंज हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है गैस का, वो पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। चलिए, तो एक बार मैं रिव्यू कराता हूँ गैसों का विनिमय। तो याद रखिए बहुत आसान है, जिस तरीके से आपने क्या किया, वातावरण से क्या किया, गैस को फेफड़े में लाए, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हो प्रथम स्तर पर कहाँ पर लाए, फेफड़े में। तो यहाँ पे भी विनिमय होगा विसरण के द्वारा। फिर रक्त से कहाँ, फेफड़े से कहाँ जाएगा, रक्त में। तो यहाँ पे विनिमय होगा किसके, विसरण के द्वारा। कैसे कि जब आपने फेफड़े में, वातावरण से फेफड़े में वायु लाए तो उसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, वो कहाँ जाएगी, फेफड़े से रक्त में जाएगी, रक्त से कहाँ जाएगी, ठीक है, ऊतक या टिश्यू में जाएगी, और फिर टिश्यू में यूज़ किया जाएगा उसको, और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, यहाँ पे देखें, टिश्यू लेवल से कहाँ पे जाएगी, ब्लड में, बी यानी ब्लड, और ब्लड से कहाँ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, तो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी लंग्स में, लंग्स यानी कि फेफड़े में, और फेफड़े से कहाँ जाएगी वो एटमॉस्फेयर में। तो ये पॉइंट आप ऐड करेंगे, ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है तुम्हारी थर्ड स्टेप, वो थर्ड स्टेप क्या है, कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पायरेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन यही है, ठीक है। यदि आप ये दो प्रोसेस, यानी फर्स्ट प्रोसेस क्या थी, फर्स्ट स्टेप क्या थी, ब्रीदिंग, श्वासोच्छ्वास, और दूसरी स्टेप क्या है, गैस का विनिमय। यदि दोनों काम हो जाते हैं तो उसके बाद जो सेलुलर रेस्पायरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि शुरू के दो काम हो गए और थर्ड काम यानी जो सेलुलर रेस्पायरेशन ये पॉसिबल नहीं है, तो आपके रेस्पायरेशन को कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि आप खुद देख पाएंगे अभी कि जो हम बोल रहे हैं ना कि हमें ऊर्जा मिलती है जिससे हम काम करते हैं, डेली लाइफ के जो भी हमारे वर्क हैं वो तभी ऑक्सीजन तभी मिल पाएगी जब उसके अंदर सेलुलर रेस्पायरेशन होगा, कोशिकीय श्वसन होगा। कोशिकीय श्वसन क्या होता है, तो कोशिकीय श्वसन कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म भी इसको कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया, इस दो जगह पे देखने को मिलती है। तो सेलुलर रेस्पायरेशन दो जगह होता है, एक होता है कोशिका द्रव्य के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब डिपेंड करेगा कि किस प्रकार, अभी आगे चलेंगे अपन तो देखेंगे कि
टाइप ऑफ रेस्पायरेशन यानी श्वसन के प्रकार, तो कौन सा श्वसन कहाँ पर होगा वो टाइप के आधार पर देखेंगे। बट यहाँ पे कोई भी श्वसन कोई भी हो, ठीक है, तो उसके अंदर दो जगह हो सकती हैं श्वसन, कोशिका द्रव्य में और माइटोकॉन्ड्रिया में। तो कौन सी कहाँ होगी वो आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। दूसरी चीज़ ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। फिर जिसमें कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज का ऑक्सीकरण के द्वारा क्या होता है, जल व कार्बनिक एसिड में टूट जाता है और साथ में एनर्जी मिलती है। आपने डेफिनेशन भी श्वसन की ऐसा ही कुछ देखा था, बट आप याद रखेंगे कि मेनली, मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपको, मेनली यही है। क्यों? क्योंकि देखो ब्रीदिंग में आपने क्या से कुछ नहीं किया, आपने गैस को अंदर लिया और गैस को छोड़ा, यानी सिंपल बोले तो वायु को अंदर लिया था और जो अपशिष्ट वायु बनी थी उसको फेफड़े से बाहर छोड़ दिया। वहाँ पर कोई और काम नहीं हुआ। गैस का विनिमय मतलब समझ लो एक जगह से गैस को ले जाकर दूसरी जगह देना है और दूसरी जगह जो हमने जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनी है उसको ला के वापस से फेफड़े की मदद से बाहर निकालना है। ये गैस का विनिमय था, यहाँ पे भी कोई खास काम नहीं हुआ। जो मेन काम है वो कहाँ पर होने वाला है, कोशिकीय श्वसन यानी सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर होने वाला है। और ये प्रोसेस कहाँ पर होती है, कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण के द्वारा जल, कार्बन डाइऑक्साइड व ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एनर्जी जो है वो इसी स्टेप में रिलीज होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। श्वसन के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि श्वसन के प्रकार के अंतर पूछेगा भी, अंतर आगे पढ़ेंगे, बट ये पूरा प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि श्वसन के प्रकार यानी टाइप ऑफ रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन की यदि हम बात करें तो रेस्पायरेशन दो तरीके से हो सकता है। किसके आधार पे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे और ऑक्सीजन की अब्सेंस पे, यानी ऑक्सीजन के बिना और ऑक्सीजन के साथ। तो उसके आधार पे दो तरीके के श्वसन हो सकता है। जैसे कि आप देखें, पहला है ऑक्सी श्वसन, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पायरेशन। तो ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन, श्वसन यानी श्वसन यानी रेस्पायरेशन, यानी ऐसा श्वसन, ऐसा रेस्पायरेशन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन। तो इसका जो शब्द है ऑक्सीजन वो खुद ही बता रहा है, इसका मतलब कि वह श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होते हैं उन्हें ऑक्सी श्वसन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि भोज्य पदार्थ का विघटन हो जाता है और जिससे क्या होता है अत्यधिक, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चीज़ें टूट रही हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा क्या होती है, उत्पन्न होती है। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख पाएंगे कि ग्लूकोज है, आपने ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन किया है तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना है और वाटर बना है और साथ में एनर्जी, कितनी एनर्जी मिलती है यहाँ पर, 38, ठीक है, 38 ATP, ठीक है, या फिर कितनी मिलेगी, 673, अभी आपको बता के आया हूँ। तो इतनी एनर्जी क्या होगी यहाँ पर प्रोड्यूस होगी, जो कि बहुत ज़्यादा है मुकाबले अनऑक्सीजन के, अभी अपन आगे देखने वाले हैं। तो ऑक्सीजन क्या हुआ कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो क्या होगा, इसमें सारी चीज़ें क्या होंगी, टूट जाएंगी, ठीक है, यानी टूटने से क्या होगा, ऊर्जा प्राप्त होगी और ऑक्सीजन के कारण यहाँ पर जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है क्या होती है, ज़्यादा होती है। फिर दूसरा होता है अनऑक्सीजन। अनऑक्सीजन क्या होता है कि वह श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या फिर अभाव, या तो ये हो सकता है कि ऑक्सीजन हो ही ना और हो सकता है कि ऑक्सीजन की कमी आ गई है। तो कमी आ गई यानी वहाँ पर अभाव हो गया है, ठीक है, वहाँ पर हमारे शरीर को ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है। तो दो तरीके हो सकते हैं कि या तो ऑक्सीजन पहले से अनुपस्थिति, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे याद रखना है कि वह श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति मतलब कि ऐसे जीव जिनके अंदर श्वसन जो होता है वो बिना ऑक्सीजन के होता है, उनमें कभी भी ऑक्सीजन नहीं देखने को मिला। बिना ऑक्सीजन के क्या करते हैं, रेस्पायरेशन करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको बोलते हैं ना ऑक्सीजन। बट यहाँ पर एक चीज़ और पॉइंट है, अभाव का मतलब ऐसा है कि उसके पास ऑक्सीजन तो होती है बट क्या हुआ कि किसी कारणवश उस एक पर्टिकुलर टाइम में उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। जैसे कि हमारे शरीर में जैसे ह्यूमंस, मनुष्य के अंदर ऑक्सीजन होता है, बट जब हम देखा होगा हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो पैरों में क्या होता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है और पैर दुखते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि हमारे अंदर जब हम ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है, अत्यधिक काम कर लेते हैं, जो हमारे शरीर ने इतना काम जो शरीर ने कभी किया ही ना, तो उतना ज़्यादा काम करने पर क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यानी अभाव हो जाता है।
तो अभाव का मतलब आप यहाँ समझेंगे कि वो जीव के अंदर ऑक्सीजन होता था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती थी, बट किसी कारणवश जैसे कि वो थक गया, बहुत ज़्यादा काम कर लिया जितने शरीर अनुकूलित नहीं था, तो वहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई। कमी मतलब हो गया अभाव, ऑक्सीजन की कमी हो गई। बट अभाव हो जाए या फिर अनुपस्थित हो जाए, दोनों कंडीशन में क्या कहेंगे, अनाऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं, या तो अभाव हो गया या क्या हो गई, अनुपस्थिति हो गई। इसमें क्या होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना क्या हो रहा है, भोज्य पदार्थ टूटने वाले हैं, तो कम मात्रा में ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, ऑक्सीजन होगा, आप ध्यान रखेंगे, ऑक्सीजन होगा तो चीज़ें ज़्यादा टूटेंगी, एनर्जी ज़्यादा बनेगी। ऑक्सीजन नहीं होगा तो आसानी से चीज़ें नहीं टूटेंगी, और क्या होगा, एनर्जी भी क्या होगी, कम मात्रा में मिलेगी। ठीक है, तो इसके दो उदाहरण हैं, एक होता है ईस्ट के द्वारा अल्कोहल का बनना, और एक होता है लैक्टिक अम्ल का बनना। ये दोनों जो प्रोसेस हैं वो क्या कहलाती हैं, अनाऑक्सीजन के एक एग्जाम्पल्स हैं। रिएक्शन आप यहाँ देख पाएंगे। पहला है लैक्टिक अम्ल का बनना। तो लैक्टिक अम्ल में क्या होता है, जो ग्लूकोज है, इस बार देखो ऑक्सीजन प्लस में नहीं दिख रही है, डायरेक्ट क्या होता है, ग्लूकोज किस में टूट जाता है, लैक्टिक एसिड में, और क्या बनाता है, 2 ATP। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ 38 ATP बन रहा था, जबकि यहाँ पे 2 ATP बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर क्या होगा कि जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो क्या होगा, कम होगा। एनर्जी प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा, किसके मुकाबले, अनाऑक्सीजन के मुकाबले, सॉरी ऑक्सीजन के मुकाबले। उसी तरीके से ईस्ट के द्वारा अल्कोहल, जब इसमें क्या होगा कि जो ग्लूकोज है वो किसके अंदर टूट जाएगा, एथिल अल्कोहल में। ध्यान रखना है, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड में तो बनेगा ही बनेगा, साथ में क्या होगा, एथिल अल्कोहल बनेगा, जो मेन है हमारा क्या, एथिल अल्कोहल, और साथ में क्या बनेगा, 2 ATP एनर्जी। तो क्योंकि अनाऑक्सीजन में ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए दोनों कंडीशन में, लैक्टिक अम्ल के बनने में और ईस्ट के द्वारा अल्कोहल बनने में, इन दोनों में क्या हो रहा है, मात्र 2 ATP ऊर्जा का ही लाभ हमें देखने को मिल रहा है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि अभी मैं आपको बता रहा था कि लैक्टिक अम्ल कहाँ बनता है, अभाव में। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, लैक्टिक अम्ल तभी बनता है जब ऑक्सीजन का अभाव होता है, जैसे ह्यूमंस के अंदर, मानव के अंदर। ठीक है, मानव के अंदर क्या होता है कि जब ज़्यादा शरीर अत्यधिक काम, एग्जाम्पल के देखो, आप नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल आप चल रहे थे, वॉक कर रहे थे, मैंने आपको बोला कि आप क्या करो, इस ग्राउंड का 4 या 5 चक्कर लगा के आओ, और रुकना नहीं है। तो इसी कंडीशन में क्या होगा कि आपकी सांसें फूलने लगेंगी। आपने देखा होगा, आप तेज़ी से सांस लेने लगेंगे, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी शरीर में। तो और इसके बाद क्या होगा कि आप कल देखोगे तो आपको पेन होगा। इसका मतलब क्या हुआ था कि आपकी शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई, यानी ऑक्सीजन का अभाव हो गया। तो शरीर ने क्या किया कि ये वाला शोषण, एनर्जी प्राप्त करने के लिए ये वाला रास्ता, जो ऑक्सीजन वाला रास्ता है, उसको बंद करके अनऑक्सीजन वाला रास्ता चूज़ कर लिया। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में ऊर्जा, आपको दौड़ रहे हो तो ऊर्जा की, एनर्जी की ज़रूरत तो है। तो इसी कंडीशन में बिना ऑक्सीजन के वो क्या करता है, एनर्जी बनाता है। तो ये क्या, वही कौन सा बनाता है, ये वाला लैक्टिक एसिड वाला प्रोसेस करता है वो। तो लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है, दर्द होता है। जैसे पैरों में दर्द होना, हाथ में दर्द होना, तो उसका रीज़न क्या है, लैक्टिक एसिड का बनना। उसी तरीके से ईस्ट के अंदर क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, जो किसके होता है, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, यानी इसमें हमेशा कभी भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट लैक्टिक एसिड तब बनता है जब ऑक्सीजन का अभाव होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ये हो गया ऑक्सी और अनऑक्सीजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन में अंतर। तो यदि आपको ऑक्सीजन ऑक्सीजन अच्छे समझ में आ गया होगा तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन में अंतर भी आप आसानी से समझ पाएंगे। सबसे पहला जो इसके अंदर पॉइंट है वो क्या है, आपको पता है कि ऑक्सीजन कब होगा, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी, और ऑक्सीजन कब होगा, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी या फिर अभाव होगा। दूसरा प्रोसेस क्या है, किसके अंदर अपन ने देखा था अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मिल रही थी, और इसके अंदर क्या होगा, कम मात्रा में ऊर्जा मिलेगी। कितनी मिलेगी इसमें, 38 ATP, और इसमें कितना मिलने वाला है, 2 ATP। यानी ऑक्सीजन के अंदर 38 ATP ऊर्जा का लाभ होता है, जबकि अनऑक्सीजन में 2 ATP ऊर्जा का लाभ होता है। अपन देखेंगे कि यह क्रिया, जो ऑक्सीजन की क्रिया है, अधिकांश जीवों में, यानी जो मैक्सिमम जीव होते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही क्या होता है, ऊर्जा बनती है। जबकि ऐसे बहुत कम जीव हैं जिस अनऑक्सीजन करते हैं, यानी बिना ऑक्सीजन के ऊर्जा प्राप्त करते हैं। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है फोर्थ, तो इसमें क्या होता है कि देखा था आपने कि ऑक्सीजन के अंदर ग्लूकोज का एक अणु क्या करता था, 38 ATP ऊर्जा बनाता था। मतलब मैंने बोला अत्यधिक ऊर्जा बनती है, यानी कितनी बनती है, 38 ATP। जबकि अनऑक्सीजन के अंदर एक ही ग्लूकोज से कितना बनता है, मात्र 2 ATP ऊर्जा का लाभ होता है, सिर्फ 2 ATP। इसी तरीके से जो नेक्स्ट पॉइंट है
कि जो ऑक्सीजन की क्रिया क्या है, दोनों होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगी और कोशिका द्रव्य में भी होगी, यानी कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है, बट अनऑक्सीजन की क्रिया सिर्फ कहाँ पर होती है, कोशिका द्रव्य में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में इसलिए नहीं हो पाती, उसका रीज़न मैं बता देता हूँ कि जो अनऑक्सीजन है, यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन होती है, उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन में ऑक्सीजन है तो प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में हो सकती है, बट अनऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं हो पाता। जबकि कोशिका द्रव्य के अंदर ऑक्सीजन हो या ना हो, रिएक्शन पॉसिबल है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो अंतिम उत्पाद है ऑक्सीजन का, वो क्या देखा था अपन ने, वाटर बना था और कार्बन डाइऑक्साइड बना था। जबकि अनऑक्सीजन में आपने देखा था अल्कोहल बनता था और कार्बन डाइऑक्साइड बनता था, या फिर क्या बनता था, लैक्टिक एसिड बनता था। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों ही सही रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया अंतर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, तो कम से कम आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अब बात आती है कि ग्लूकोज के विघटन टूटने के लिए विभिन्न पथ, ये बहुत आसान है, जो अभी आपको मैंने श्वसन पढ़ा के आए हैं कि किस तरीके से श्वसन होता है, ऑक्सीजन अनऑक्सीजन। अपन ने अल्टीमेटली क्या देख रहे थे कि ग्लूकोज टूटकर किस तरीके से हमें एनर्जी देता है। तो ये फ्लो चार्ट है जो एग्जाम में पूछता है कि किस तरीके से ग्लूकोज टूटता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में सीधे पूछा जाता है कि आपको फ्लो चार्ट ही बनाना पड़ता है, ऐसे सेम टू सेम। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ग्लूकोज होता था, देखो वहाँ पर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट बता देते थे कि ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, 38 एटीपी, और कार्बन डाइऑक्साइड साथ में और क्या बनाता है, वाटर, वो ऑक्सीजन की क्रिया में। यदि अनऑक्सीजन होता था तो हम क्या देखते थे कि लैक्टिक एसिड बनता था ग्लूकोज से, या फिर क्या बनता था, एथिल अल्कोहल। तो कैसे काम होता था और कहाँ काम होता है, वो थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में देखना है। तो जो ग्लूकोज होता है उसके अंदर नीचे लिखा है 6 कार्बन मॉलिक्यूल। इसका मतलब होता है कि ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। और ये प्रक्रिया सबसे पहले क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर, मैंने बोला था ना कि साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में रिएक्शन होती है, बट ऑक्सीजन होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, नहीं होगा तो सिर्फ कोशिका द्रव्य में होगा। यहाँ पे आप देख भी पाएंगे कि ग्लूकोज में 6 कार्बन है, तो साइटोप्लाज्म में क्या हुआ, सबसे पहले वो पायरुवेट एसिड बना, और वो कितने कार्बन का, तो पायरुवेट एसिड 3 कार्बन का होता है। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान देना है कि ग्लूकोज के कितने पायरुविक अम्ल बनेंगे, 2। एक ग्लूकोज होगा तो पायरुविक अम्ल 2 बनेंगे। रीज़न क्या है, क्योंकि ये 6 कार्बन का होता है और ये 3 कार्बन का है, तो क्योंकि 6 कार्बन से 3 कार्बन बन रहा है तो 2 पायरुविक अम्ल बनाने पड़ेंगे। और साथ में कितनी एनर्जी बनेगी, 2 ATP, आपको ये पता भी है। इसके बाद अपन देखेंगे तो आगे ये प्रोसेस दोनों के अंदर कॉमन है, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे अनऑक्सीजन हो। आपको मैं बता के आऊँ पिछले भी चार, तो आप यहाँ देखेंगे कि यह क्रिया ऑक्सीजन में देखें, यह क्रिया कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और अनाक्सी कहाँ पर होती है, सिर्फ कोशिका द्रव्य में। लेकिन दोनों कहाँ हो रही हैं, कोशिका द्रव्य में तो दोनों हो रही हैं। तो ये कॉमन पेसेज है, आप यहाँ पे देखेंगे कि ग्लूकोज से जो पायरुविक अम्ल बनता है वो साइटोप्लाज्म में बनता है, कॉमन पेसेज है, इसमें अलग अलग अपन नहीं पढ़ रहे, इस सब के लिए, चाहे वो एरोबिक हो और चाहे कि एनारोबिक हो, यानी ऑक्सी हो या फिर अनाक्सी हो। बट अब देखो यहाँ पे 3 डिफरेंट पथ हैं, 1, ठीक है, 2 और 3। ये डिफरेंट पथ क्यों हैं, क्योंकि अभी अपन ने देखा था कि ऑक्सीजन की उपस्थिति हो भी सकती है और नहीं भी, और नहीं होती है तो 2 चीज़ें होती हैं, या तो लेक ऑफ ऑक्सीजन होता है यानी ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, या फिर ऑक्सीजन का क्या होता है, अभाव होता है। तो आप यहाँ देखेंगे पहला पॉइंट जो इसके अंदर है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। देखो अब्सेंस है, इसका मतलब कभी भी ऑक्सीजन उसके पास नहीं थी। ऐसा नहीं कि कुछ स्पेशल कंडीशन में नहीं है, हमेशा नहीं थी। हमेशा जब उसके पास ऑक्सीजन नहीं थी, ये होता है किसके अंदर, ईस्ट के अंदर। तो बिना ऑक्सीजन के क्या बनता था, अपने देखा था, एथिल अल्कोहल बनता था, कार्बन डाइऑक्साइड बनती थी, साथ में क्या होती है, एनर्जी। कितनी एनर्जी बनेगी आपको याद हो गया होगा अब तो, 2 ATP ऊर्जा का यहाँ पे लाभ होगा। कितने, 2 ATP। उसी तरीके से नेक्स्ट जो हमारा आता है लेक ऑफ ऑक्सीजन। लेक मतलब होता है अभाव, यहाँ पे क्या होता था, अनुपस्थिति, जबकि यहाँ का मतलब क्या है, अभाव। ठीक है, अभाव। अभाव में क्या होता है, देखो हमने बोला था मसल सेल, मसल सेल यानी जैसे हम ह्यूमन की मसल सेल्स होती हैं, वो थक जाती हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करती हैं, बिना ऑक्सीजन के ही एनर्जी बनाने स्टार्ट कर देती हैं। तो जब बिना ऑक्सीजन के यानी ऑक्सीजन के अभाव हो गया है, ऑक्सीजन की कमी आ गई है, तब वो क्या बना देती हैं, लैक्टिक एसिड, और साथ में एनर्जी बनाएंगे। लेकिन एनर्जी यहाँ पे भी कितनी बनेगी, 2 ATP एनर्जी ही बन पाएगी। इसके बाद क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन,
ध्यान रखना, जो पहला था ये वाला पॉइंट यानी अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, और दूसरा था लेक ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का अभाव। ये दोनों अनाक्सिस वन के अंदर आते हैं, जबकि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया इसके पास, जबकि इन दोनों के पास नहीं है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस हो रही, क्यों, ऑक्सीजन है तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, और साथ में एनर्जी कितनी बनेगी, 38 ATP। तो आप देखेंगे कि सेम चीज़ें हैं, बट यहाँ पे आपने एक फ्लो चार्ट बना दिया है, ठीक है। तो जल्दी से एक बार वापस से देखते हैं। ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनेगा, कहाँ बनेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर बनेगा। फिर 3 माध्यम आएंगे कि ऑक्सीजन है कि मतलब अनुपस्थित है, कि उसका अभाव है, कि उपस्थित है। यदि ऑक्सीजन का हमेशा के लिए अनुपस्थित है तो क्या होगा, एथिल अल्कोहल बनेगा, साथ में एनर्जी बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यदि लेक ऑफ ऑक्सीजन है तो लैक्टिक एसिड बनेगा और एनर्जी बनेगी कितनी, 2 ATP। ये कहाँ काम होता है, मसल सेल के अंदर होता है। यदि ऑक्सीजन है तो फिर कोई बात ही नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। और सबसे अच्छा ये चीज़ है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और पानी बनता है, और साथ में सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा 38 ATP यहाँ पर देखने को मिलती है। तो बहुत खास है ये। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट आता है मानव श्वसन तंत्र यानी ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें ज़्यादा आपको कुछ खास नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपके ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का नाम, क्या क्या उसके अंदर ऑर्गन आते हैं और इसका डायग्राम आपको अच्छे से करना है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात करें तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम किससे मिलकर बनता है, सबसे होता है नासिका द्वार, ठीक है। मैं आपको डायग्राम में सब दिखाऊंगा, अभी नेक्स्ट डायग्राम आने वाला है। फिर नासिका गुहा नोजल केविटी होती है, फेरिंग्स होता है, लेरिंग्स होता है, श्वास नली होती है, श्वसनी होती है, श्वसनिकाएँ होती हैं, और क्या होती है, वायु कोशिकाएँ देखने को मिलती हैं। तो मानव का जो श्वसन तंत्र होता है उसके अंदर क्या क्या ऑर्गन होता है अपन डायग्राम में एक बार देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आप यदि हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो नोजल पैसेज लिखा हुआ है। नोजल पैसेज मतलब वो नाक का वो रास्ता, इन नोज का वो रास्ता जहाँ से ऑक्सीजन क्या होने वाली है, या फिर एयर क्या होने वाली है, जाने वाली है शरीर के अंदर, या फिर फेफड़े से शरीर से बाहर जाने वाली है। और जो नाक की जस्ट ओपनिंग है ना बेटा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ये नोस्ट्रिस। नोस्ट्रिस मतलब जस्ट ओपनिंग है, और नोजल कैविटी यानी वो खाली जगह है, या फिर नोजल पैसेज भी इसको कहते हैं, जहाँ से क्या होती है, ऑक्सीजन या मतलब वायु या तो से फेफड़े शरीर के अंदर जाती है या शरीर से बाहर आती है। उसके बाद आप देख पाएंगे फेरिंग्स, क्या है, फेरिंग्स और लेरिंग्स। तो आप यहाँ पे फेरिंग्स कहाँ होता है, इस एरिया में होगा, और लेरिंग्स कहाँ होगा, जस्ट उसके नीचे होता है। तो आप यहाँ पे आइए वापस कि फेरिंग्स क्या होता है, आपने देखा था कि यह वायु और भोजन दोनों का कॉमन मार्ग है। कहने का मतलब ये आपको यहाँ याद रखना है, डाइजेशन में पढ़ाया था कि यहाँ से क्या होगा, फूड पार्टिकल भी मूव करता है शरीर के अंदर और गैस भी मूव करती है, इसलिए दोनों का कॉमन पैसेज है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछता है कि भोजन और गैस के लिए जो कॉमन मार्ग है वो क्या है, तो ग्रसिका। तो सबसे पहले आपने नोस्ट्रिस देखा, नासिका द्वार, जो कि क्या है, नोज या नोज की जस्ट ओपनिंग है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, नासिका गुहा। नासिका गुहा में क्या होता है, जहाँ से एयर क्या होती है, शरीर के अंदर जाती है, बाहर आती है। अब जब एयर शरीर के अंदर जाती है तो आपने देखा था नोजल गुहा में यानी नोजल केविटी के अंदर क्या होता है, नासिका गुहा में क्या होता है, रोम पाए जाते हैं। रोम यानी हेयर्स, ठीक है। वो क्या करते हैं, वायु को शुद्ध करते हैं। कैसे, हेयर्स क्या करते हैं, एयर के अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ यानी पार्टिकल्स होंगे छोटे छोटे, जो हमारे लंग्स में जाके डैमेज कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो क्या होते हैं, रोम में फंस जाते हैं, यानी ये फिल्टर करते हैं एयर को, ठीक है। फिर आता है ग्रसिका। ग्रसिका क्या है, एक ट्यूब है, नली है, जो क्या करती है कि वायु को शरीर के अंदर यानी नासिका गुहा से आगे भेजती है। लेरिंग्स क्या होता है, तो लेरिंग्स, ग्रसिका क्या होती है, आगे चल के लेरिंग्स में खुलती है, और ये क्या करती है, वायु को आगे भेजने का काम करती है। साथ में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कंठ है, लेरिंग्स क्या करता है, आवाज़ उत्पन्न करता है, यानी जो हम बोल पाते हैं, हमारी शरीर के अंदर जो साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जिससे हम बोल पा रहे हैं, ये किसके द्वारा पॉसिबल है, कंठ के द्वारा। श्वास नली क्या होती है, ट्रेकिया। तो कंठ है यानी जो ट्रेकिया है, सॉरी लेरिंग्स है, वो आगे जाके जो पाइप के रूप में बनती है, और कहाँ जाती है, वक्ष गुहा यानी फेफड़े के अंदर जाने की कोशिश करती है, उसके जस्ट ऊपर, या फेफड़े में एंट्री करने से पहले जो पाइप है, समझ सकते हो, जो ट्यूब है, वो क्या कहलाती है, श्वास नली। और आगे जाके क्या करती है, दो में डिवाइड हो जाती है। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा फेफड़े के 2 चैम्बर होते हैं, राइट या 2 लंग्स, राइट और लेफ्ट लंग्स होता है। तो यह क्या करती है, श्वसनिका मेन समझ लो वायु की पाइप है, जो आगे जाके 2 ब्रांकी यानी श्वसनिकाओं में क्या होती है, विभाजित हो जाती है, और वो क्या करती है कि एक राइट लंग्स में जाएगी और एक लेफ्ट लंग में चली जाएगी।
फिर क्या होता है कि श्वसनिकाएं आगे जा के क्या करती हैं, ब्रांक्यूल्स यानी श्वसनिकाएं बनाती हैं। यानी आप ये देखिए पहले क्या हुआ कि ट्रेकिया था, उसमें दो ट्यूब बन गई, एक राइट के लिए एक लेफ्ट के लिए, उसे हम बोलेंगे श्वसनी। और फिर श्वसनी जो राइट और लेफ्ट लंग में गई है, मान लो आप यहाँ पे देखो कि मान लो ये क्या हुआ, ये है मान लो क्या श्वसन, ठीक है, ट्रेकिया एक चली गई राइट लंग में और एक चली गई लेफ्ट लंग में, ठीक है। फिर आगे जाके और डिवाइड हो गई, ऐसे ब्रांच बनती जा रही हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी ब्रांच बनते रहे छोटे छोटे, ये ब्रांच कहलाएंगे क्या, ब्रोंकियोल्स। क्या कहलाएंगे, ब्रांकियोल्स यानी श्वसनिकाएं। और फिर क्या होगा, श्वसनिकाएं फाइनली किस में डिवाइड हो जाएंगी, एल्वुलाई, बेलून लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे गुब्बारे नुमा संरचना बनाएंगे जिसको हम क्या कहेंगे, एल्वुलाई। और ध्यान रखना यही मेन है जो क्या करते हैं, गैसों का लंग्स में एक्सचेंज कराते हैं, किसके द्वारा, रक्त में। इन रक्त और फेफड़े के अंदर जो एक्सचेंज होता है उसमें मदद कौन करता है, एल्वुलाई, वायु कोशिकाएं हैं, ध्यान रखना है। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे कि यह क्या होती है, वायु कोशिका क्या होती है, फेफड़े की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। क्या होती है, फेफड़े की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ये क्यों बोला जा रहा है, तो आप याद रखेंगे कि ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो हमारे अंदर या लंग्स के अंदर जो काम होने वाला है मेन एक्सचेंज का, वो कहाँ पर होने वाला है, माँ यहीं पर होने वाला है, वायु कोशिका के अंदर, इसलिए इसको स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट कहते हैं। वापस डायग्राम में आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले नोस्टिस, जो नाक की ओपनिंग होती है, नोस्टिस कहाँ जाता है, नोजल पैसेज में, यहाँ नोजल पैसेज हो जाता है, यहाँ नोजल पैसेज हो जाता है। फिर फेरिंग्स, ठीक है, आप यहाँ समझो, ये फेरिंग्स मान लो, पहले ये नोस्टिस हो गया मान लो, फिर ये नोजल पैसेज हो गया मान लो, यहाँ से ये क्या हो, फेरिंग्स आगे जाके ये कंठ बना लिया, यहाँ पर जो साउंड प्रोड्यूस करेगा, फिर वो आगे नली जाएगी ऐसे, वो क्या बनाएगी, ये मान लो क्या है, ट्रेकिया दो में भी डिवाइड हो जाती है, राइट और लेफ्ट में। और आगे जाके यानी ये ट्रेकिया के अंदर छोटे छोटे ब्रांचेस आ जाते हैं जिसको हम श्वसनिकाएं कहते हैं, दोनों साइड, राइट और लेफ्ट दोनों साइड। और फिर क्या होता है, इनमें बेलून लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, एल्वुलाई। तो ये ह्यूमन का क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको डायग्राम क्या करना है, बनाना है। इसके अंदर फिर क्या होता है, एंड में जो फेफड़े, एक्चुअली फेफड़ा अलग से कुछ नहीं है, जो आपको बता रहे हैं ना, एल्वुलाई, ब्रोंकियोल्स, तो कहाँ है, फेफड़े के अंदर ही है। तो फेफड़ा कहाँ होता है, वक्षगुहा में स्थित होता है। इसमें क्या होता है, आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे कि दायां फेफड़ा जो होता है बाएं फेफड़े से थोड़ा सा क्या होता है, नीचे होता है। और दाएं फेफड़े के अंदर 2 लोब होते हैं, जबकि बाएं फेफड़े में कितने लोब होते हैं, 3 लोब होते हैं। इसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि देखो, मान लो ये एक ये लंग्स हो गया, ठीक है, जो अच्छे से पॉसिबल तो नहीं बनाना बट मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये एक ही लंग्स हो गया। तो जो दाया होगा ना उसके अंदर मात्र 2 चेंबर होंगे, यानी उनके अंदर 2 ही पार्टीशन देखने को मिलेगा। बट जो लेफ्ट होगा उसके अंदर 3 पार्टीशन, ऐसे, तो 1, 2 और 3, तो वो चेंबर मतलब लोब, ठीक है, लोब या चेंबर कहते हैं। तो ये हो गया ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम। आगे आते हैं तो हम ये देखते हैं कि जंतुओं में गैसों का विनिमय किस तरीके से होता है। तो अब वो डिपेंड करता है कि जंतु कहाँ पर हैं, जलीय जंतु है क्या या फिर स्थलीय जंतु है। तो जो जलीय जंतु होते हैं उनके अंदर श्वसन की जो क्रिया होती है, पूछा जाता है किससे होता है, तो क्लोम के द्वारा होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। उनके अंदर जो श्वसन होगा या गैसों का विनिमय होगा किसके द्वारा होगा, क्लोम के द्वारा होगा। और जो स्थलीय जंतु होते हैं उनके अंदर क्या होगा, फेफड़े के द्वारा, यानी उनके अंदर क्या होगा, लंग्स होते हैं। जबकि जो जलीय जंतु होते हैं उनमें क्या होता है, क्लोम्स यानी गिल्स होते हैं, किसके लिए, श्वसन के लिए काफ़ी पूछा जाता है। एक चीज़ और याद रखेंगे कि जो जलीय जंतु होते हैं, क्योंकि उनको क्या करना होता है, ऑक्सीजन कहाँ से लेना होता है, घुली अवस्था में। कहाँ से लेना होता है, घुली अवस्था में। घुली अवस्था का मतलब कि उनको नॉर्मली जैसे हमें वातावरण में फ्री ऑक्सीजन मिल जाती है और हम उसे क्या कर लेते हैं, अंतःश्वसन के द्वारा शरीर में ले लेते हैं, यानी फेफड़े में लेते हैं। इनके साथ ऐसा नहीं है, ये क्या करते हैं, फ्री ऑक्सीजन नहीं ले पाते। इनके अंदर क्या होगा कि क्लोम के द्वारा ऑक्सीजन कहाँ से आती है, घुली अवस्था में। घुली अवस्था कहाँ, यानी पानी में, यानी वाटर के अंदर क्या होगी, ऑक्सीजन डिजोल्व होगी, उसको वाटर को लेते हैं, उसके अंदर से ऑक्सीजन को क्या करते हैं, विनिमय यानी एक्सचेंज करके अपने शरीर के अंदर लेते हैं। बट एक चीज़ याद रखना, क्योंकि पानी के अंदर घुली अवस्था में है तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा निकालना काफ़ी मुश्किल काम है। यानी इनके अंदर विनिमय क्या होने वाला है, थोड़ा सा मुश्किल, यानी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व अवस्था में। ऐसा तो है नहीं कि वो फ्री है तो आप इजीली ले पाओगे, ठीक है, पानी के अंदर तो आसानी से लेना इसको थोड़ा सा मुश्किल है। तो उससे क्या होता है कि इनमें
एक बार मान लो ब्रीथ किया तो इनमें ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलती है, इसलिए इनको क्या करना पड़ता है कि जो ब्रीदिंग है यानी श्वासोच्छ्वास की दर क्या होती है वो अधिक करनी पड़ती है, ताकि ऑक्सीजन की पर्याप्त ऑक्सीजन की जो भी ज़रूरत है उसको क्या कर सकें, पूरी कर सके, कमी ना होने पाए। इसलिए क्या करते हैं कि इनके अंदर ब्रीदिंग रेट क्या होता है, ज़्यादा होता है। ब्रीदिंग रेट क्या होता है, ज़्यादा, यानी श्वासोच्छ्वास की दर क्या होती है, ज़्यादा होती है। रीज़न यही है कि इनमें श्वसन के लिए क्या होता है, गिल्स होते हैं, क्लोम होते हैं, और ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो जल में विलय अवस्था में होती है उसको ग्रहण करते हैं। उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी ना होने पाए, इसलिए श्वासोच्छ्वास की दर अधिक होती है। क्यों? क्योंकि पानी से जो ऑक्सीजन हम ले पाते हैं या जलीय जंतु लेते हैं वो कम होती है, तो उनको क्या करना पड़ता है, अधिक बार ब्रीदिंग यानी श्वासोच्छ्वास, यानी बार बार क्या करना पड़ता है, सांस को लेना पड़ता है और छोड़ना पड़ता है, यानी ब्रीदिंग बार बार करनी पड़ती है, इसलिए इनका रेट जो है वो ज़्यादा होता है। इसी तरीके से स्थलीय जंतु क्या है, फेफड़े पाए जाते हैं, तो गैसों का विनिमय क्या होता है, आसानी से हो पाता है। ठीक है, अब जो देखो यहाँ पे लिखा है, स्थलीय जंतु वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन को श्वसन के दौरान आसानी से उपयोग कर सकते हैं। आसानी से उपयोग कर सकते हैं यानी इनको दिक्कत नहीं आती। इसी कारण है कि इनके अंदर क्या होता है, श्वासोच्छ्वास की दर क्या होती है, कम। रीज़न क्योंकि इजीली कर पाएंगे, ब्रीदिंग इजीली कर पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे और अधिक मात्रा में ऑक्सीजन ले पाते हैं। जबकि जलीय जंतु क्या होते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन लेते हैं तो बार बार लेना पड़ता है। लेकिन स्थलीय जंतु क्या हो, एक बार में अधिक मात्रा में, जलीय जंतु की अपेक्षा क्या होता है कि स्थलीय जंतु अधिक मात्रा में ऑक्सीजन ले पाते हैं, इसलिए इनको श्वासोच्छ्वास बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए इनके अंदर क्या होता है, जो ब्रीदिंग रेट है वो क्या होता है, कम होता है, जबकि इनके ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो रीज़न के साथ आपको इसे पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं कि जंतुओं और उनके श्वसन अंग। ये ऑब्जेक्टिव के लिए अपन ने एक टेबल बनाई है कि क्या होता है, कभी कभी पूछता है, जंतु का नाम दे देता है और पूछता है कि इनका जो श्वसन अंग है या रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या है। तो आप ध्यान रखेंगे जो बहुत पुराने अमीबा, प्लेनेरिया, यानी जो अंडर डेवलप है यानी ज़्यादा डेवलप जीव नहीं होते, उनके अंदर श्वसन के लिए कोई अलग से अंग नहीं पाया जाता। उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या सेल मेम्ब्रेन, इसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी इसको हिंदी में हम बात करें तो इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। आपने देखा होगा ना, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, ये वही है जो रेस्पिरेशन में मदद करती है, यानी अलग से ऑर्गन नहीं है। इनकी जो स्किन है, जो सेल मेम्ब्रेन है इनकी, वही क्या करती है, ऑक्सीजन यानी गैसों का विनिमय कर पाती है वहाँ से, यानी सांस लेते हैं। दूसरा पॉइंट है अर्थवोमा लीच। जो अर्थवोमा जो लीच होते हैं ये क्या करते हैं, इनकी जो स्किन है, मॉइस्ट स्किन, जिसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं, स्किन के थ्रू करते हैं, यानी स्किन के थ्रू क्या करते हैं, गैसों का विनिमय करते हैं और जो ऑक्सीजन ज़रूरत है उसको ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। तो इनके पास भी कोई अलग से ऑर्गन नहीं है, इनके अंदर भी क्या होता है, स्किन के थ्रू होता है। तीसरा जो पॉइंट आता है फिश, ठीक है, या फिर एक्वाटिक एनिमल। अभी आपको पता क्या है कि एक्वाटिक एनिमल के अंदर जो पानी में रहते हैं जैसे कि फिश है, उनके अंदर गिल्स के द्वारा यानी क्लोम के द्वारा श्वसन होता है। फ्रॉग एक खास बात यह है कि फ्रॉग क्या होता है, पानी में भी रह सकता है और कहाँ रह सकता है, सूखे में भी रह सकता है और साथ में गीली मिट्टी, यानी तीनों जगह रहता है, पानी में भी रहता है, सूखी जगह पे भी रहता है और गीली मिट्टी में रहता है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, जो पानी में रहेगा तो क्लोम यहाँ पे ऐड कर लेना, क्लोम होते हैं उससे सांस लेगा। यदि गीली मिट्टी में है तो स्किन से लेगा, और यदि सूखी मिट्टी में है यानी सूखी मिट्टी नॉर्मल स्थल के अंदर है तो किससे लेगा, लंग से लेगा, जैसे कि हम लोग लेते हैं। तो इसके अंदर तीनों प्रकार का देखने को रेस्पिरेशन मिलता है। उसी तरीके से आ जाओ ग्रास होपर, मॉस्कीटो और हाउस फ्लाई, यानी जो हमारे अंदर सिंपल बोलें तो जो इंसेक्ट होते हैं, कीट होते हैं, जैसे कि घरेलू मक्खी हो गई, हाउस फ्लाई जिसको हम कहते हैं, मच्छर हो गया, ग्रास होपर यानी टिड्डा हो गया। तो इनके अंदर किससे होता है, ट्रेकिया। अपन ने देखा था रेस्पिरेटरी ऑर्गन में ह्यूमन के अंदर ट्रेकिया, उसी तरीके से इनके पास भी ट्रेकिया होता है जिससे ये रेस्पिरेशन करते हैं। इनके पास लंग्स नहीं होते। फिर यदि हम नेक्स्ट बात करते हैं बर्ड्स के अंदर, लिजार्ड के अंदर टेरेस्ट्रियल, कहने का मतलब होता है चाहे पक्षी हो, चाहे लिजार्ड यानी छिपकली हो, या फिर कोई भी जंतु हो, कौन सा, टेरेस्ट्रियल यानी ज़मीन पे रहने वाले, जनरली वो क्या करते हैं, लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। तो ये टेबल आप इम्पोर्टेंट है, इस टेबल को आप एक बार देखेंगे अच्छे से और उस चीज़ों को याद करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है, ये था अभी तक हमने क्या देखा कि ह्यूमंस वगैरह में या जीवों में। अब हम बात करते हैं पौधों में गैसों का विनिमय कैसे होता है। बहुत ही आसान है और बहुत ही छोटा टॉपिक है, तो आप जल्दी से 5 मिनट में आप इसको देख सकते हैं। तो पौधों में गैसों का विनिमय के लिए 3 तरीके से हो सकता है। पहला हो सकता है पत्तियों से,
ठीक है। तो पत्तियों से कैसे होगा, आपको पता है कि पत्तियों में क्या होते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। ये रंध्र क्या करते हैं, गैसों का विनिमय करते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो पॉइंट आता है रूट। तो रूट के अंदर क्या होता है कि जो ज़मीन में अंदर मिट्टी के अंदर क्या होता है, मिट्टी में उपस्थित वायु, यानी जो मिट्टी के अंदर एयर होगी उसके संपर्क में कौन होता है, ये हमारी जड़ें होती हैं, पौधे की जड़ें होती हैं। तो पौधे की जड़ क्या करती है, जो मिट्टी में वायु होती है उसको क्या करते हैं, डिफ्यूजन के द्वारा अपने अंदर ग्रहण करती हैं। यानी गैसों का विनिमय होता है डिफ्यूजन के द्वारा, कहाँ से, मिट्टी से, कहाँ, जड़ों में। तो जड़ के अंदर क्या होता है कि मिट्टी के संपर्क में जड़ होती है, जड़ के अंदर ऑक्सीजन होगी, और ऑक्सीजन क्या होगी, डिफ्यूज होकर कहाँ चली आएगी, विसरित होकर कहाँ चली आएगी, जड़ के अंदर चली आएगी। तो इस तरीके से जड़ों से ले सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है तनों के अंदर। तो तनों में क्या होता है, तने में भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ध्यान रखना, जिस तरीके से पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ऐसे तने में भी आप देख सकते हो छोटे छोटे पोर्स यानी छिद्र पाए जाते हैं। बट यहाँ पर रंध्र नहीं कहते, क्या कहते हैं, लेंटिकल्स, सॉरी लेंटिसेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंटिसेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेंटिसेल्स क्या होते हैं, तो स्टोमा यानी तने के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, जिन्हें हम लेंटिसेल्स कहते हैं। और ये क्योंकि छिद्र है तो ये भी क्या करते हैं, विसरण के द्वारा जो एटमॉस्फेयर में गैस होगी वो कहाँ चली जाएगी, पौधों के अंदर चली जाएगी। तो ये तीन तरीके से किस कहाँ पर होता है एक्सचेंज, पौधों के अंदर होता है। ठीक है, चलिए तो वापस एक बार देख लेते हैं आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा हमने। ठीक है, आइए। तो सिंपल से हमने देखा कि श्वसन क्या होता है। तो श्वसन में हमने देखा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करना, जिससे हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, जैविक काम कर सकते हैं, उसे हम रेस्पायरेशन कहते हैं। उसके बाद हमने देखा रेस्पायरेशन के स्टेप। तो 3 स्टेप में होता है। पहले क्या होता था, ब्रीदिंग, जिसके अंदर हम सांस को लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं। सांस लेना यानी वातावरण से वायु को लेना, जो अंतःश्वसन कहलाता है। और निःश्वसन का मतलब यानी दूसरा सांस छोड़ना का मतलब निःश्वसन। इसका मतलब क्या हो कि फेफड़े के अंदर वायु, अपशिष्ट वायु को तो कहाँ करना, वातावरण में वापस निकाल। फिर इसके बाद गैस का विनिमय। तो गैस का विनिमय मतलब होगा कि जो आपने गैस ली है वो किस तरीके से क्या कर रहे हैं आप, फेफड़े से रक्त के द्वारा जहाँ जरूरत है यानी ऊतक और सेल में पहुँचा रहे हो, और किस तरीके से ऊतक सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, ठीक है, रेस्पायरेशन यानी यूज़ करने के बाद, ऑक्सीजन के बाद, टूटने के बाद, भोज्य पदार्थ के टूटने के बाद उसको किस तरीके से आप बाहर निकालते हो, तो उस पूरा विनिमय है। फिर आता है कोशिकीय श्वसन। मेन यही है कि ऑक्सीजन लेने के बाद आप कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करते हो, ये थर्ड स्टेप में आता है सेलुलर रेस्पायरेशन के अंदर। फिर श्वसन के टाइप अपन ने देखे। तो श्वसन 2 टाइप्स हो सकता है, ऑक्सीजन और अनाक्सी। ऑक्सीजन का मतलब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अनाक्सी मतलब होता है कि ऑक्सीजन हो भी, मतलब ऑक्सीजन का अभाव हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, अनुपस्थिति हो सकती है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। अभाव में क्या बनेगा, अल्कोहल, जबकि अनुपस्थिति में क्या बनेगा, अभाव में बनेगा लैक्टिक अम्ल, जबकि अनुपस्थिति में क्या बनेगा, अल्कोहल। इसी तरीके से अपन ने देखा था पथ अंतर देखा था। तो अपन ने देखा कि ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अनाक्सीजन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। ऑक्सीजन में क्या होता है, अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है, जबकि इसमें अनाक्सी में कम मिलती है। इसका रीज़न क्या होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति। फिर क्या होता है, जो ऑक्सीजन हो मैक्सिमम जीवों में है, जबकि अनाक्सी क्या है, कम जीवों में। ठीक है, ऑक्सीजन में 38 ATP मिलता है, जबकि अनाक्सी में 2 ATP का ही लाभ होता है। और अनाक्सीजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोशिका द्रव माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, जबकि अनाक्सी सिर्फ कहाँ होता है, कोशिका द्रव के अंदर होता है। आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप देखोगे ग्लूकोज से क्या बना था, पायरुविक एसिड, कहाँ पर हुआ, साइटोप्लाज्म में। तो ये सिर्फ किसके अंदर होगा, ये दोनों के अंदर होगा, चाहे ऑक्सीजन ऑक्सीजन। बट आगे की प्रोसेस देखो, ये वाली जो यहाँ पर जाती है, जो थर्ड प्रोसेस है अंतिम वाली, ये सिर्फ किसके अंदर होती है, ऑक्सीजन के अंदर, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। बट यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन नहीं है, तो ये भी अनऑक्सीजन के पार्ट्स हैं। तो ऑक्सीजन नहीं है, अब्सेंस है, तो ये ईस्ट के अंदर अल्कोहल बन जाता था। और ऑक्सीजन का अभाव हो गया, यानी कुछ पर्टिकुलर टाइम में नहीं मिल पा रही, जिससे कि मसल्स के अंदर होता है, तो लैक्टिक एसिड बन जाता है, और इन दोनों में 2 ATP का लाभ देखने को मिलता है। जबकि यही काम तुम्हारा, यदि हम बात करें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन के 38 ATP का लाभ देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट आया था कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है, नोस्ट्रिस होता है। ठीक है, नोस्ट्रिस यानी नासिका द्रव होता है, नासिका गुहा होती है, ग्रसिनी ग्रसिका, श्वास नली यानी ट्रेकिया, फिर श्वसनी ब्रैनी ब्रोंकाई, फिर आता है श्वास नलिका यानी ब्रोंकियोल्स, और लास्ट में क्या आता है, वायुकोपिका, जो कि मेन काम है वायुकोपिका का। इसी तरीके से डायग्राम आप अच्छे से कर लेंगे। इसके बाद आया था जंतु में किस तरीके से होता है। तो जलीय जंतु के अंदर गिल्स क्लोम के द्वारा होता है, और स्थलीय में क्या होता है, फेफड़े के द्वारा होता है। इनके अंदर ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन खुली अवस्था में होती है, जबकि यहाँ पे स्थलीय जंतु में ऑक्सीजन फ्री होती है, इसलिए यहाँ पे ब्रीदिंग रेट कम होता है।
इसके बाद अपन ने देखा था कि श्वसन अंग, तो आप ये एक टेबल याद कर लेंगे। और फिर अपन ने देखा था पौधों में किस तरीके से होता है, 3 चीज़ों से हो सकता है, स्टोमेटा यानी पत्तियों में, ठीक है, लेंटिसेल्स का होंगे तने में, और फिर जड़ों के द्वारा, यानी 3 तरीके से पौधों में देखने को रेस्पायरेशन या विनिमय एक्सचेंज ऑफ, एक से सिंपल बोलें तो गैसों का एक्सचेंज देखने को मिलता है। तो रेस्पायरेशन थोड़ा सा छोटा टॉपिक था, हालांकि काफ़ी बड़ा है, बट एनसीईआरटी के हिसाब से काफ़ी छोटा सा है, तो इसलिए अपन ने इसको एक ही लेक्चर में ख़त्म किया है, जो हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा, यानी लाइव प्रोसेस का लेक्चर नंबर 3 होगा, बट रेस्पायरेशन का लेक्चर नंबर 1 ही है, ठीक है। तो इसको हम ख़त्म कर रहे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इससे